बहू चली मायके। उफ, आज के बर्तन तो कितने जिद्दी हैं। कब से इन्हें घिस रही हूँ, मगर ये है कि साफ ही नहीं हो रहे। बेचारी करुणा बड़बड़ाते हुए बर्तन धो रही थी कि तभी सास कादम्बरी चिल्लाती है, अरे ओ बहू रानी, आज की तारीख में चाय मिलेगी भी कि नहीं? लो जी, आ गया सास का बुलावा। बस लाई माँ जी। बेचारी बहू आधे अधूरे बर्तन बीच में छोड़कर सास ससुर के लिए चाय बनाकर ले जाती है, जहाँ कादम्बरी ठाठ से बैठी हुई थी। ससुर जी चाय, माँ जी चाय। इतने में चीकू दौड़ा दौड़ा आता है। माँ, चलो जल्दी से मुझे तैयार कर दो, मेरी स्कूल बस आने वाली है। हाँ चलो चीकू। करुणा अपने बेटे चीकू को नहला धुला कर तैयार करने लगती है कि तभी अनुज अलमारी से कुछ ढूंढता हुआ करुणा पर बिगड़ जाता है। करुणा, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। अरे कौन सी दुनिया में रख दी है तुमने? हाँ? अजी वही तो रखी है, अच्छे से ढूंढिए, मैं चीकू को तैयार कर रही हूँ। अनुज गुस्से में बौखला कर करुणा पर चिल्ला पड़ता है। अच्छा, तो सब मैं करूंगा तो तुम किस लिए हो? इस घर में खाली झक मराने के लिए? ये सुनकर करुणा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फाइल ढूंढकर अनुज को दे देती है। ये लीजिए आपकी फाइल। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर, ये तुम्हारा काम है, समझी? करुणा अपने आंसुओं को छुपाए हुए रसोई में चली जाती है। इस घर में किसी को भी मेरी कदर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अपनी माँ को रोते हुए देखकर चीकू उसके आंसू पोंछता हुआ बोलता है, मत रो माँ, चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। अच्छा नहीं रो रही। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि करुणा की उसके ससुराल में क्या स्थिति है। एक लड़की जब अपने बाबुल का घर छोड़कर एक पराये घर से नाता जोड़ लेती है तो उसे अपना घर परिवार मान लेती है, जबकि ससुराल वालों के लिए वो उस घर की सिर्फ एक बहू होती है। करुणा के ससुराल में सास ससुर ननद पति और बेटा था। सबकी खुशियों का ख्याल रखना करुणा पर था। करुणा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती है, तभी ननद चंचल भड़कते हुए आती है। भाभी, भाभी, अरे सुबह के 9 बजने वाले हैं और आपने मुझे मेरा नाश्ता भी नहीं दिया और ना मेरे कमरे की सफाई की। ननन जी, वो आपके भैया की फाइल ढूंढ रही थी, इसलिए नाश्ते में जरा देरी हो गई। अरे ओ भाभी, ये बहाने मेरे आगे नहीं चलने वाले, समझी? पता नहीं माँ ने क्या देखकर गरीब घर की बेटी उठा लाई। ननद ताने मार कर चली जाती है, जिसके बाद तो बेचारी करुणा का मन चीख चीख कर रो पड़ता है, पर उस बेचारी की आंसुओं को बाहर आने की भी इजाजत नहीं थी। अब तो करुणा के लिए ससुराल वालों को सह कर रहना ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। फिर एक दिन, बाबूजी रोटी। तभी बनवारी मुंह बनाकर बोलता है, बस रहने दे बहू, ऐसा लग रहा है कि रोटी तवे पर नहीं है बल्कि भट्ठी से निकाल कर लाई है। अरे कैसी जली हुई रोटी है। इस पर कादम्बरी भी बहू को बहुत भला बुरा सुनाती है। क्यों रे करुणा बहू, खाना क्या आंखें मूंद कर बना रही थी जो रोटी जला दी? यह अनाज तेरे पिता के घर से नहीं आता है, समझी? अनुज, समझा दे अपनी बीवी को। मैं क्या समझाऊं, माँ आप ही देख लो जो आपको देखना है। एक छोटी सी गलती के लिए भी करुणा के ससुराल वाले उसे बहुत सुनाते हैं। उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। उसका मन अपने मायके की याद में खो जाता है। रहने दे लाडो, मैं बना लूंगी रोटी। माँ बनाने दो। ठीक है, बना ले। करुणा बहुत ही खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। उसके स्वभाव में एक नटखटपन था। जैसे तैसे करुणा जली हुई रोटियां अपने माता पिता को परोसती है। सरजून जली रोटियों को भी मुस्कुराकर खा लेता है। बाबा बताओ ना, कैसी बनाई है मैंने रोटी? बहुत ही अच्छी बिटिया, तभी तो ये रोटी अमृत जितनी मीठी है, क्योंकि मेरी बेटी ने जो बनाई है। ये ले बेटी, मेरी तरफ से तेरे लिए। गरीब सरजून जली रोटियों के बदले 11 रुपया करुणा को दे देता है। बेटी के लिए बाबुल का प्यार होता ही बहुत अनोखा है। बीती बातों को याद करके करुणा का मन दुख से भर गया। आखिर मायका तो मायका होता है। उसी दिन उसने अपनी सास से मायके जाने की इच्छा जताई। माँ जी, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। बहुत दिन हो गए, मैं पिताजी से नहीं मिली। तभी ननद अपना पल्ला छुड़ाते हुए फट से बोलती है, अच्छा जी भाभी, आप मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये काम धाम। वैसे भी मेरे कॉलेज की परीक्षा है। ये सुनकर कादम्बरी ने अपनी बहू को मायके जाने से मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। तेरे पिता के घर कोई लड्डू पेड़े थोड़ी बट रहे हैं।
करुणा का मन अब उदास रहने लगा था। वो ससुराल में ही उलझ कर रह गई थी। वो कोई भी काम क्यों ना करती, उसकी सास ननद कोई ना कोई नुस्ख जरूर निकाल देती थी। थोड़े दिन में करुणा दूसरी बार गर्भवती हो जाती है। एक दिन वो पोछा लगा ही रही होती है कि तभी उसकी ननद गंदी सैंडल पहनकर अंदर आ जाती है। कामों से करुणा का मन आ चुका था। ननन जी, मैंने कितनी मुश्किल से भी पोछा लगाया था, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। तभी कादम्बरी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोलती है, हाँ तो दोबारा लगा दे पोछा, कौन सा तेरे हाथ थोड़ी घिस जाएंगे। बहू होकर भी करुणा की हालत उसके ससुराल में किसी नौकर से भी बदतर थी। दिन भर काम करने के बाद भी सास उसे कोसती रहती थी। जब देखो महारानी पैर पसार कर पड़ी रहती है, चल कपड़े कौन धोएगा। माँ जी, मुझे मायके जाने दीजिए, मुझसे काम नहीं हो रहा। तभी सास ताना कसते हुए बोलती है, अरे कितनी बेशरम है, एक तो पहले बच्चे में भी तेरे माँ बाप तुझे लेने नहीं आए थे और इस बार तो खबर तक नहीं ली। तुझे ही मायके जाने की होड़ मची है, वो तुझे 2 रोटी भी नहीं खिला पाएंगे। इतने के बाद थक हार कर करुणा सामान बांध कर अपने मायके चली जाती है और डबडबाई आंखों से जाते हुए कहती है, माँ जी मैं जा रही हूँ, मैंने इस घर परिवार के लिए बहुत करके देख लिया, मगर यहाँ पर किसी को मेरी कदर नहीं। करुणा को जाता देखकर सास ने मुंह ऐंठ लिया। जाती है तो जा, तुझे क्या लगता है तेरे बिना घर सूना पड़ जाएगा। पर कादम्बरी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि घर की लक्ष्मी के बिना घर अधूरा होना ही था। अब तो पूरे घर का काम चंचल पर आ चुका था, पर 2 दिन के अंदर उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। माँ पापा, आप दोनों बता दो कितनी रोटियां खाओगे। भैया आप भी बता दो। बेटी की रोटी गिनकर बनाने की बात सबको बहुत खटकती है। सबने अपनी भूख के हिसाब से बता दिया। चंचल जला पका खाना बनाकर ले आई। जहां रोटी जली देखकर पिता बनवारी ने कहा, चंचल बेटी, ये कैसी रोटी बनाई है, एकदम जली पापड़ जैसी। हाँ, और दाल भी एकदम फीका है, एक खाना भी नहीं बनता तुझसे। ये सुनकर चंचल ने दांत पीस लिया और घमंड से बोली, भैया पापा, एक तो मैंने आप सबके लिए खाना बनाया और आप बुराई निकाल रहे हैं। इतना ही है तो नौकर रख लो, मैंने भी ठेका नहीं लिया सबका। एहसान जताकर चंचल पैर धमकते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन अनुज को ऑफिस जाते वक्त अपना कोई भी सामान जगह पर नहीं मिलता है। उसने नम आंखों से करुणा को याद करते हुए कहा, जब तक करुणा थी ना, मेरे हर कपड़े मुझे धुले धुलाए मिलते थे। मुझे उसे मायके नहीं जाने देना चाहिए था। अनुज को करुणा को याद करता देखकर चीकू सुन लेता है और वो भी रोते हुए कहता है, डैडी, माँ की बहुत याद आ रही है, आप मुझे ले आओ ना। इतने में कादम्बरी आ जाती है। अनुज अपनी माँ की ओर एकटक देखने लगता है। तभी वो भी रोते हुए बोलती है, जा बेटा, बहू को ले आ। जब तक वो यहाँ थी हम में से किसी ने भी उसकी कदर नहीं की, मगर उसके मायके जाने के बाद ये घर बहू के बिना एकदम अधूरा हो गया है। अगले दिन अनुज आंखों में पछतावे के आंसू लेकर उसके मायके आ जाता है। अरे कादम्बरी जी, आप आइए, बैठिए ना। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बाबूजी। करुणा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मैं ये कभी देख ही नहीं पाया कि तुम कैसे सबका ख्याल रखती हो। बस कमा कर खिलाने का एहसान जताता रहा, मगर आज मुझे तुम्हारी कदर है। घर चलो प्लीज। ये सुनकर करुणा की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगते हैं। धन्यवाद भगवान जी। करुणा खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आती है, जहां कादम्बरी ने करुणा का स्वागत किया। आजा मेरे घर की लक्ष्मी, आज से तू हमारे घर की बहू नहीं, बल्कि ये हमारी बहू का घर है, तेरा अपना घर। करुणा अपनी सास के गले लग जाती है। आखिरकार उसे अपने ससुराल में वो आदर और सम्मान मिल जाता है जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। जब जन्म देने वाले विधाता ने बहू बेटी को एक ही कोख से एक से स्वरूप में जन्म दिया है, तो फिर क्यों इस समाज और ससुराल में बहू बेटी में फर्क किया जाता है। कादम्बरी देवी की तरह औरों को भी अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज भी कई करुणा घुट घुट कर ससुराल की दहलीजों में जी रही हैं।